चर्चा ये है कि माजरा साहब तो कांग्रेस के टच में हैं और कांग्रेस अगर कलायत से देगी तो माजरा साहब कलायत से लड़ लेंगे और कांग्रेस अगर उचाना से टिकट देगी तो माजरा साहब उचाना से लड़ लेंगे। जो लोग चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं वो अपने अपने आकाओं की तरफ से उनको इशारे किए गए होंगे। अनेकों नेताओं से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, मैंने किसी से बिगाड़ किया हुआ नहीं है। वहाँ पे भी आपसी गुटबाजी है, मैं उसको मद्देनजर रखे सारी बातों पे फैसला लूँगा। तो क्या कांग्रेस से नहीं पक्की हुई मान लीजिए तो फिर इनेलो से चुनाव लड़ेंगे? मैं कब कहता हूँ मेरी कांग्रेस से पक्की है, मैं जब कांग्रेस में अभी से है ही नहीं। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला मूड ऑफ हरियाणा और आज हमारे साथ हैं रामपाल माजरा साहब। आप बड़े अच्छे से जानते हैं, सीनियर लीडर हैं हरियाणा के, लेकिन अभी माजरा साहब किसी पार्टी में नहीं हैं, ये आप जानते हैं। और बहुत सारे लोग अभी देख रहे हैं या वो वेट कर रहे हैं कि माजरा साहब किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और ये चर्चा भी होती है माजरा साहब, मैं कहीं जाता हूँ तो बातचीत होती है तो लोग मतलब उनको लग रहा है कि माजरा साहब डिसीज़न क्यों नहीं ले रहे हैं अभी तक, मतलब अभी तक लिया क्यों नहीं कि किस पार्टी में जाना है और जाना है तो फिर सीट कौन सी है। क्योंकि कई बार चर्चा होती है कि आप कलायत से भी लड़ सकते हैं, आप उचाना से भी लड़ सकते हैं, तो लोग जानना चाहते हैं कि डिसीज़न कब ले रहे हैं, कहाँ जाना है और कहाँ से लड़ना है। अभी को चुनाव का समय नहीं आया, अभी समय है चुनाव में। ठीक है, जब भी चुनाव का डंका बजेगा वो निर्णय आपके सामने होगा कि किस पार्टी से होंगे। इस बात का तो अभी निर्णय नहीं, पर यह निश्चित है कि चुनाव जरूर लड़ूंगा। आपने सुन लिया, माजरा साहब चुनाव तो लड़ेंगे लेकिन अभी फैसला नहीं लिया। माजरा साहब चुनावी साल आ गया और लोकसभा चुनाव को तकरीबन 3 महीने 3.5 महीने बचे हैं, तो चुनावी साल में सारी पार्टियां जोर लगा रही हैं, नेता भी जोर लगा रहे हैं टिकट के लिए। और चर्चा ये है कि माजरा साहब तो कांग्रेस के टच में हैं और कांग्रेस अगर कलायत से देगी तो माजरा साहब कलायत से लड़ लेंगे और कांग्रेस अगर उचाना से टिकट देगी तो माजरा साहब उचाना से लड़ लेंगे। ये सही है? ऐसा कोई मेरा किसी से लंबा चौड़ा इस मुद्दे को लेकर के बातचीत किसी कांग्रेसी नेता से नहीं है। आपने ये देखा भी होगा कि विभिन्न राजनीतिक दलों के विभिन्न नेता अपने अपने तर्कस के तीर निकाल रहे हैं। ठीक है, परंतु मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा कि मुझे कांग्रेस से टिकट मिलेगा, क्योंकि मैं उस पार्टी में फिलहाल है ही नहीं। ठीक है। और जो लोग चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं वो अपने अपने आकाओं की तरफ से उनको इशारे किए गए होंगे, जिसकी वजह से वो किलायत विधानसभा क्षेत्र और उचाना में अपने अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। परंतु मैं तो एक अपने व्यक्तिगत तौर से ही जनसंवाद करता रहता हूँ। मैंने हर गांव में मीटिंगें की हैं, अब मैं ब्लॉक स्तर पे भी कर रहा हूँ और मेरा जनसंपर्क अभियान जारी है। और मैंने अनेकों मुद्दे जनता के उठाए हैं, वो सुर्खियां भी बनी और उन पे गौर भी हुआ। जिस प्रकार से कैथल का मैंने सफाई घोटाला उठाया था, रिचार्ज बोर्ड घोटाला उठाया था, अच्छे ग्रांट का घोटाला उठाया था, अनेकों जो घोटाले कैथल जिले में विशेष तौर से हुए उनको मैंने ही उजागर किया। ठीक है। और जो प्रदेश स्तर पे हुए हैं, चाहे वो रजिस्ट्री घोटाला है, शराब घोटाला है, चाहे धान घोटाला है, और नित्य रोज पेपर बेचने का घोटाला हो रहा है जिसको कहते हैं पेपर लीक घोटाला है। हाँ। उनके ऊपर भी मैंने अपने व्याख्यान दिए। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं माजरा साहब कि कांग्रेस से आप चाहते हो लेकिन कांग्रेस की सिचुएशन ऐसी है कि गुट हैं कई सारे, आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं रणदीप सुरजेवाला से मतलब उनके थ्रू टिकट लेके आऊँगा तो सामने हुडा साहब हैं, कहीं वो ना कटवा दें, और अगर मैं हुडा साहब से कोशिश करूँगा तो इधर रणदीप का इलाका पड़ता है, कहीं वो ना कटवा दें। क्या यही वजह तो नहीं है कि अभी तक कांग्रेस में आप नहीं गए या ज्वाइन नहीं किए? ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं। अभी तक तो मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत है। मेरे संबंध आपको पता ही है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला से बहुत अच्छे हैं। यस। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी अच्छे हैं और
रणदीप सुरजेवाला से भी अच्छे हैं, कुमारी शैलजा से भी अच्छे हैं, अशोक अरोड़ा जी से मेरे बहुत संबंध अच्छे हैं, अनेकों नेताओं से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। मैंने किसी से बिगाड़ किया हुआ नहीं है। ठीक है, परंतु ऑप्शन सारे हैं मतलब। राजनीतिक तौर से अगर मुझे सोचना भी पड़ेगा तो मैं ये सारी बातों को जो आप मेरे सामने रख रहे हो, जो पहलू आपने उजागर किए हैं कि ऐसी स्थिति है वहाँ पे भी आपसी गुटबाजी है, मैं उसको मद्देनजर रखे सारी बातों पे फैसला लूंगा। और मेरा कोई निश्चित तौर से कांग्रेस में जाने का वो नहीं है, मन नहीं है, और ना ही मैंने कभी सोचा है। मैं अभी राजनीतिक तौर से विश्लेषक के तौर से ये देख रहा हूँ कि किस प्रकार के राजनीतिक में उभरेंगे समीकरण, कौन कौन मैदान में होंगे, कौन सी पार्टियां का गठबंधन होगा, किसका नहीं होगा, कौन पार्लियामेंट में कैंडिडेट होंगे, कौन जीत के आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उस पर नज़र लगाए बैठा हूँ। और समय आने पे कि आज तो समय है लोगों की समस्याओं के निदान के लिए आवाज़ बुलंद करने का, आज समय नहीं है किसी का चोला उड़ने का। अच्छा माजरा साहब, क्योंकि समय नज़दीक है, तो अगर कंफर्मेशन नहीं मिलती मान लीजिए कांग्रेस से, तो क्या पुरानी पार्टी आपकी, क्योंकि आपके संबंध अभय सिंह से बहुत अच्छे हैं, तो क्या पुरानी पार्टी से भी आप दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं? क्योंकि आप तकरीबन हर मंच पर, इनेलो के हर मंच पर आप मौजूद होते हैं, हमने देखा है। तो क्या कांग्रेस से नहीं पक्की हुई मान लीजिए, तो फिर इनेलो से चुनाव लड़े? मैं कब कहता हूँ मेरी कांग्रेस से पक्की है? मैं जब कांग्रेस में अभी से है ही नहीं तो मेरा कोई दावा है भी नहीं। उसमें बहुत पुराने धुरंधर बैठे हैं। अच्छा, कि वहाँ पे टिकट के लिए जयप्रकाश भी है, वहाँ पे धर्मवीर भी है, श्वेता डोल भी है, सुनील कुंडू भी है, और बहुत दर्जनों अच्छा। राजेश अंबरसर भी है, दर्जनों कैंडिडेट घूम रहे हैं। अच्छा। मेरे तो उन सबसे ही अच्छे संबंध हैं, और मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा हूँ कि मुझे कांग्रेस से ही लड़ना। मैं कभी कांग्रेस से लड़ा भी नहीं। ठीक है, मैं तो अगले समीकरणों की इंतजार में हूँ। मुझे आपने एक प्रश्न पूछा कि आप पुरानी पार्टी से, संभावनाओं से को नकारा नहीं जाता राजनीति में, और ना ही कोई अछूत है, सभी अपने मित्र हैं। कौन मैदान में होगा उनके साथ भी हमारे अच्छे संबंध रहें, चाहे चुनाव में हम लड़ें, परंतु मर्यादा में रह करके लड़ें। अच्छा, अगर लड़ेंगे, जैसे आप कलायत और उचाना की हम बात करते हैं और सारे बात करते हैं, तो प्रेफरेंस क्या है? कलायत और उचाना में से प्रेफरेंस क्या है आपकी पहले नंबर? मेरा जो चुनाव लड़ने का मन है वो मेरे पुराने क्षेत्र में कलायत से ही ज़्यादा है, और उचाने में भी मेरे लिए कोई ये नहीं है कि कोई दूसरा नहीं मेरे लिए। वो भी मेरा घर है। मैं उचाने भी लड़ सकता हूँ और कलायत से भी लड़ सकता हूँ, और मैं दोनों जगह पे दुख सुख में शामिल होता रहता हूँ, और मैं जाता भी रहता हूँ। अच्छा माजरा साहब, हम निकले हुए हैं मूड ऑफ हरियाणा जानने के लिए, यानी जनता से भी बात कर रहे हैं, नेताओं से भी बात कर रहे हैं, किसानों से भी, हर तबके से बात कर रहे हैं, और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। भाई 2024 आ गया, पहले लोकसभा है फिर विधानसभा में, तो जनता का मूड क्या है? तो आपको क्या लगता है माजरा साहब, इस वक्त जनता क्या सोच रही है सभी पार्टियों के बारे में? मतलब कौन है आमने सामने? कोई सिर्फ दो पार्टियां हैं या तीसरी भी मैदान में है? क्या है ये अभी से कह देना कि क्या होने जा रहा है, मैं समझता हूँ वो परिपक्व बात नहीं होगी। ठीक है, परंतु जिस प्रकार के जेस्चर आ रहे हैं, जिस प्रकार के लोगों में से प्रश्नों के उत्तर उभर के आ रहे हैं, मैं ये मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी अगले विधानसभा के चुनाव में निश्चित तौर से हारेगी। और जो लोग ये कहते हैं कि बनेगा कौन, जो इस विरोध को, सत्ता विरोधी लहर को काट लेगा, वही बनेगा। और इसमें भी कोई ज़रूरी नहीं एक दल की कोई की सरकार आगे बढ़े। ठीक है, क्योंकि जिस पार्टी का आप ज़्यादा जिक्र कर रहे हो उसमें खींचतान बहुत है जी। अभी से उनके बारे में भी कुछ कहना उचित नहीं होगा। ठीक है, और तीसरा कोई मोर्चा बनता है, मंच बनता है, उसके बारे में भी जब स्वरूप आएगा सामने तभी कहा जा सकता है कि ये होगा। परंतु आज के दिन जो मूड है हरियाणा प्रदेश वासियों का, कि जिस प्रकार से जात पात का जहर इन्होंने फैलाया, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने के वक्त में घपले और घोटाले हुए, तो ये तो निश्चित तौर से कहा जा सकता है इस
ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। इसकी विदाई निश्चित है। अच्छा। और समय आने पे नए स्वरूप की सरकार बनने जा रही है हरियाणा प्रदेश में। चाहे पार्लियामेंट का कुछ भी हो, चाहे नतीजे पार्लियामेंट के कुछ भी आए, परंतु हरियाणा विधानसभा से निश्चित तौर से भारतीय जनता की सरकार जाएगी। आपने एक नई बात कही है कि एक तीसरा गठबंधन यानी तीसरा मोर्चा भी आ सकता है। ठीक है, फिलहाल आमने सामने में कांग्रेस और बीजेपी दिखाई दे रही हैं, तो तीसरे मोर्चे की बात आपने कर दी। कोई ऐसा मतलब लग रहा है आपको कि कोई तीसरा मोर्चा, जो बाकी बची हुई पार्टियां हैं, तो वो कोई इकट्ठी हो सकती हैं? देश के सतर पे इंडिया बना है। हाँ, वो ये मानकर चलिए भारतीय जनता पार्टी का एनडीए है और कांग्रेस लेड का इंडिया है। ठीक है। अगर वो लोग पार्लियामेंट के चुनाव के लिए ही केवल ये बना के रखते हैं, ठीक है, तो पार्लियामेंट के बाद राज्यों के जो चुनाव होंगे, हाँ, उनमें उस इंडिया का कोई मायना नहीं होगा, ठीक है, ना ही उनका गठबंधन होगा। तो नए सिरे से जैसे जैसे भी राजनीतिक परिस्थितियां राज्यों की होंगी, जो भी पार्टी वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां होंगी, तो वो भी अपना गठबंधन कर लेंगी। मतलब विधानसभा में हो सकता है, हरियाणा विधानसभा या किसी राज्य की और विधानसभाओं के चुनाव होंगे, हाँ, तो वो स्वरूप वहाँ उनकी राजनीतिक परिस्थितियों के मुताबिक बनेंगे। अभी से कुछ कह देना ये तो समय से पहले की बात होगी कि अभी नहीं कह सकते कि कैसा स्वरूप होगा आने वाले चुनाव में। आप सीनियर लीडर हैं माजरा साहब, आपको पता है पहले इनेलो में थे लंबा समय और फिर बीजेपी में भी गए थे पीछे, लेकिन ज़्यादा दिन वहाँ पर रहे नहीं। पहले लोकसभा का चुनाव है माजरा साहब, आप कह रहे हैं कि विधानसभा में तो बीजेपी जेजेपी की विदाई है, वो तय है कि लोकसभा में जो मर्जी नतीजे हैं। तो लोकसभा और विधानसभा में मतलब अलग वोटिंग होती है हमारे हरियाणा में। पिछली बार भी तकरीबन ऐसा हुआ कि ऊपर तो बीजेपी को भर भर के वोट मिले, नीचे काफ़ी डाउन हो गया। तो अभी लोकसभा में आपको क्या लग रहा है फिलहाल ये 10 सीटें जो? देखो, मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर बीजेपी के कैंडिडेट के बदले में एक ही उम्मीदवार विपक्ष का हुआ, तो बीजेपी का भी निश्चित तौर से सेंटर से भी हार होगी। ओके। अगर नहीं हो सका, हाँ, मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट हुए, हाँ, कई कोणों में चुनाव लड़े गए, कई पार्टियां खड़ी होगी, तो वोटों का बंटवारा हो गया। अगर बीजेपी विरोधी वोटों का बंटवारा हुआ, ठीक है, तो फिर बीजेपी बाजी मार सकती है। ओके। अन्यथा अगर बीजेपी के एक उम्मीदवार के बदले में एक खड़ा किया गया, तो निश्चित तौर से बीजेपी सेंटर से भी हारेगी। ओके। परंतु जैसा कि इन्होंने ये कहा था कि पिछली बार 10 लोकसभा सीटें हरियाणा प्रदेश की जीत के भारतीय जनता पार्टी गई थी, और इन्होंने कहा कि 75 पार करेंगे, परंतु इनके पन्ना प्रमुख भी सब जगह थे। ओके। परंतु 90 में से 40 सीटें हार के गई थी। अभी से लोगों से हम प्रश्न करते हैं, अगर मान लो बुरी से बुरी भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें भी जीत जाए, ओके, तो फिर हरियाणा प्रदेश के चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? लोगों का जवाब ये मिलता है कि पिछली बार भी ये 10 की 10 जीत के गए थे, तो 40 बने थे। हाँ। अब की बार 15 पार नहीं होंगे। अच्छा। चाहिए सारी की सारी सीट जीत जाए, ना जीत जाए, इनकी निश्चित तौर से विदाई है। ओके। और मैं ये मान के चलता हूँ, जितना ये गांव में जाएंगे, जनसंवाद करेंगे, जितना लोगों के बीच में जाएंगे, उतना इनको उल्टा पड़ता चला जाएगा। लोगों की अपेक्षा और आकांक्षाओं पे इन्होंने कुचला है, उनको पूरा नहीं किया। एक लास्ट सवाल है माजरा साहब, फिलहाल अगर हम देखें हरियाणा में बीजेपी जेजेपी सत्ता में है, सामने विपक्ष में कांग्रेस है, सबसे बड़ी पार्टी। तो कांग्रेस में जैसा आप भी बोल रहे हैं कि गुटबाजी बहुत है, कई धड़े बने हुए हैं। पिछले चुनाव को अगर हम देखें तो उस समय भी गुटबाजी से नुकसान हुआ था, अदरवाइज कांग्रेस हो सकता है कि नज़दीक पहुंच जाती कहीं बहुमत के, है ना। तो ये जो गुटबाजी वो अभी भी दिखाई दे रही है ना। और कांग्रेस की तो शायद ये रीत है कि हर जगह तकरीबन ये दिखाई देता है। तो ये गुटबाजी क्या इस बार भी आपको लगता है कि वही नुकसान जैसा पिछली बार हुआ था वैसा नुकसान कर सकती है? निश्चित तौर से राजनीतिक प्रेक्षक ये मान के चलते हैं कि पिछली बार अगर कांग्रेस एकजुट होकर ठीक टिकटों का बंटवारा करती, तो निश्चित तौर से कांग्रेस की सरकार बन जाती। परंतु अब की बार भी लोगों के दिल में शंकाएं हैं, डर भी है कि कहीं कांग्रेस पार्टी के नेता आपस में ही लड़ते रहे
तो फिर कांग्रेस को भी भारी नुकसान हो सकता है। और जिन लोगों ने इनकी जड़ें हिलानी हैं, जिनके मन में ये बात है कि बीजेपी और जेजेपी को यहाँ से खदेड़ना है, कि उनकी भावनाओं को भी बहुत बड़ी ठेस पहुँच सकती है। और ऐसे मौके पे मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस के साथियों को मेरी एक सलाह भी है कि वो मतभेद भुला करके और इस काम में जुटें कि किस प्रकार से वो अपने अपने कैंडिडेटों के लिए काम करें। और ये भी है कि वो सोच समझ के टिकट बांटें, अन्यथा लोग अपने मन से दूसरों को चुन लेते हैं, चाहे वो टिकट किसी को दे लें, टिकट के भी उम्मीदवार हार जाते हैं। और टिकट का मायना ये नहीं है कि आप किसी को दे दोगे वही जीत जाएगा। कोई जरूरी वो कोई जीतने वाले कैंडिडेट को ही वो जिता पाएंगे, अन्यथा तो पुरानी स्थिति भी रह सकती है। और जैसा आपने कहा कि मतभेद भुलाकर, तो राजनीति में मतभेद भुलाना इतना आसान नहीं होता है। हालांकि कहते हैं नेता कि हमारा मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है, लेकिन भाई वो बरकरार रहता है और वो दिखाई भी देता है, और इस समय दिखाई भी दे रहा है, और जिससे नुकसान भी होता है। ठीक है। सो दोस्तों, आपने सुना रामपाल माजरा साहब को। हमने जो मौजूदा राजनीति है उसके बारे में चर्चा की है कि हरियाणा का मूड क्या है और रामपाल माजरा साहब का मूड क्या है। अभी तो खैर इन्होंने अपना मूड बताया नहीं हमें, और शायद मूड बनाएंगे थोड़े समय बाद कि कहाँ जाएंगे, कहाँ से कॉन्टेस्ट करेंगे, यह अगर आगे भविष्य बताएगा। लेकिन आपका क्या कुछ कहना है ज़रूर बताइएगा। इस बातचीत पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट के माध्यम से लिख दीजिएगा। और अगर आप शेयर करेंगे तो तमाम लोग लिख पाएंगे। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।